क्यों अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जा नहीं कर पाएगा? ये 7 आइलैंड मिलकर कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रक्षा कवच का काम करते हैं? तो अमेरिका को एक एक करके इन सब पर कब्जा करना होगा। ऐसा नहीं कि सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहुंच जाएगा अमेरिका। तो 90% अगर खर्च में कब्जा हो गया तो 90% ऑयल पर आपने कब्जा कर लिया, तो ईरान पर एक तरह इकोनॉमिक चोट लगे। केसम आइलैंड के अंदर ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी बना रखी है। इंटरनेट जो आ रहा है आपका समुद्र के रास्ते आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी और आज हम ईरान, इजराइल, अमेरिका की इस जंग के बीच बात करेंगे वो 7 द्वीपों के बारे में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए रक्षा कवच का काम करते हैं। जी हाँ, ये 7 द्वीप ऐसे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा, ईरान का दबदबा बनाए रखते हैं और अमेरिका जितनी भी कोशिश कर ले उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कब्जाना या पर अपनी बादशाहत कायम करना, ईरान को उससे धकेलना मुमकिन नहीं है। और इसी को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त जेएनयू के प्रोफेसर पटनायक इस वक्त हमारे साथ, जजाति पटनायक इस वक्त जुड़ चुके हैं और जिनका एक्सपर्टी जो है वो ऑयल एंड एनर्जी रिसोर्स पर ही है। प्रोफेसर पटनायक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को आज ये समझाइए कि 7 द्वीप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए कैसे रक्षा कवच का काम करते हैं, कौन से वो 7 द्वीप हैं और क्यों अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जा नहीं कर पाएगा? देखिए पिनाज, जो 7 द्वीप है मैं एक बोलना चाहता हूँ आपको। सबसे देखिए खर्ग जो है, खर्ग आइलैंड, ठीक है, आप जानते होंगे ये न्यूज़ में है क्योंकि खर्ग आइलैंड जो है ईरान का ये इकोनॉमिक लाइफलाइन है जी। और उसी आइलैंड से 90% जो ईरानियन ऑयल वो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है और बेसिकली चाइना इसको खरीद करता है। ठीक है। इसके बाद में ये आइलैंड का और एक स्पेशलिटी है कि उसमें मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अच्छा। जिसको आप देखे होंगे कि अमेरिका इसको तबाह कर चुका है और ये अमेरिका एक थ्रेट भी दिया है कि हम इसका पावर प्लांट को खत्म कर देंगे। ठीक है, यानी कि खर्ग पर कब्जा कर लिया तो आपने ईरान की 90% ऑयल, अगर कोई वार में अब लड़ना है तो इनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले खत्म कर। तो 90% अगर खर्ग में कब्जा हो गया तो 90% ऑयल पर आपने कब्जा कर लिया, तो ईरान पर एक तरह इकोनॉमिक चोट लगेगा। अब जरा देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और ये 7 आइलैंड आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं जी। तो ये इसकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये जो 7 आइलैंड आपको नजर आ रहे हैं येलो कलर से, जिसमें लर्क है, काशम है, हेंगम है, ग्रेटर तुंब है, लेसर तुंब है, अबू मूसा है। खर्ग किधर है सर? देखिए आप, खर्ग का पोजीशन तो अलग है, इसका एक्चुअली बुशहर से बहुत कम है दूर, लेकिन उसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अच्छा, वो अलग है, लेकिन खर्ग को इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन खर्ग इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। हम जरा लोगों के लिए आसानी से समझा दें। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। अब उसकी रक्षा किस तरह से, ये जो आइलैंड है जिसमें हॉर्मूज, लर्क, काशम, हेंगम, ग्रेटर तुंब, लेसर तुंब, अबू मूसा, ये उसकी रक्षा कैसे कर रहे हैं, उसके लिए रक्षा कवच का काम कैसे कर रहे हैं, ये सर हमें समझाइए। देखिए केसम आइलैंड ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों है? उसमें मिसाइल्स, बेसिकली केसम आइलैंड जो है उसमें आपका मिसाइल्स है, उसको मिसाइल सिटी भी बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि अंडरग्राउंड मिसाइल सब बोलते हैं कि वहाँ इस्पाहान में है, नातांज में, बात ऐसा नहीं है, वहाँ तो है, लेकिन केसम आइलैंड के अंदर आप देखिए वो अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर, यानी मिसाइल सिटी जो है वो समंदर के बीचों बीच केसम आइलैंड के अंदर ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी बना रखी है। और इसके बाद में ये मॉनिटरिंग करते कमर्शियल नेवल शिप्स और वार शिप्स भी केसम आइलैंड, इसलिए वहाँ से क्या होता है ना, समुद्री जो गतिविधि होता है वो निगरानी होती है केसम आइलैंड से। तो यानी 2 काम कर रहा है, मिसाइल सिटी को अपने अंदर रखे हुए है और साथ ही साथ कमर्शियल और जितने भी मिलिट्री शिप वहां से गुजरते हैं उन पर निगरानी रखने का काम भी केसम से होता है। और आपके साथ साथ ये जो आप देखिए हॉर्मूज, लाराक और हेंगम देखते हैं, हॉर्मूज, लाराक और हेंगम, ये भी सेम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा है कि बहुत छोटे, लेकिन इनका काम है सर्वेलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है मिलिट्री सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। तो इनका काम है मिलिट्री सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। ठीक है, शिप के बारे में, नावल जो आपका ड्रोन्स हो गया, सबमरीन हो गया, इस सारे चीजों को ये लोग एक्चुअली अच्छा से निगरानी करती है। यानी तो, ये 3 जो है हॉर्मूज, लरक और हेंगम, कल को कोई दुश्मन का शिप आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ, अगर वो बढ़ रहा है तो उसकी निगरानी का काम हॉर्मूज, लरक और हेंगम आइलैंड पे जो उनका तमाम इंस्टॉलेशन है उसके जरिए किया जाएगा। स्वार्मिंग ऑफ ड्रोन्स भी है। अच्छा, स्वार्मिंग ऑफ ड्रोन्स भी मौजूद है। इसके बाद में फास्ट बोट्स भी है, जो स्वार्मिंग ऑफ फास्ट बोटिंग बोलते हैं, क्योंकि वो झुंड में आएंगे
वो कम पैसा में थोड़ा मोड़ा बम मार के चले जाएंगे तो आपका करोड़ का, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो केसम, हेंगम, लाराक एंड हॉर्मुज, ये आप एक स्ट्रेटेजिक चेन बोल सकते हैं। इसके एक से बहुत ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। चलिए, मिसाइल सिटी हो गई, वहाँ पर सर्विलांस के लिए आप वहाँ पर हो गए, और वहाँ पे स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स भी मौजूद हैं, सारे चीज़ और बोट्स भी मौजूद हैं। तो यानी लड़ाई के लिए वहाँ पर पूरा असला जो है, एक तरह से जिसे कहते हैं हथियार वहाँ पर तैनात है, इंटेलिजेंस भी वहाँ पर तैनात है, और ये रक्षा कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये चारों मिलकर। हाँ, इसके बाद में नीचे आइए, ये बहुत हाँ। नजदीक है यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। जैसे अबू मूसा हो गया, ग्रेटर तुर्म हो गया, लेसर तुर्म। जब 1971 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक राष्ट्र बना, उसी टाइम से एक्चुअली ये लोग जो छोटे छोटे थे, उन जो प्रदेश होता है उसमें बोलते अबू धाबी, दुबई, शारजा, रसल खैमा, उमल कोइन, ये रसल खैमा से लिया गया था ब्रिटिश जब चले गए थे। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था ईरान का कि इसको सोवरेन राइट्स लेने के लिए, क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी बोल सकते हैं। यानी ये यूएई है, हाँ हाँ, और उसको तीनों तरफ से ये आइलैंड जो है ईरान ने घेर रखा है, और उसका भी मिलिट्री एडवांटेजेस है। और देखिए, कोई भी अमेरिकन सोल्जर्स का, मैरिन्स का हो या एयरफोर्स का, जो कोई भी मूवमेंट हो, वो आराम से वहां से आप इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है गैदर कर सकते हैं। यानी यहाँ पे यूएई को ग्रेटर तुम, लेसर तुम और अबू मूसा, ये तीनों मिलकर उस पर नजर रखते हैं। यानी कि अमेरिका अगर अपने बेस का इस्तेमाल करके ईरान में दाखिल होता है तो ये तीनों ईरान का ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट है, इंटेलिजेंस गैदरिंग और आपका नावल मॉनिटरिंग, सारी चीज के लिए। ठीक है। तो आप अगर सारे 7 आइलैंड्स को देखेंगे, ये एक रक्षा कवच इसलिए बोलते हैं, आइलैंड चेन से। ठीक है, आइलैंड चेन से रक्षा कवच। रक्षा कवच ये आप देखिए, अभी बात चल रहा है प्लान बी प्रेसिडेंट ट्रम्प का। ठीक है। क्योंकि सबसे वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है हॉर्मुज स्ट्रेट को कैसे खोलना है। पर सर वो तो खुला हुआ था, तो ट्रम्प ने बंद कर दिया। अभी कैसे दोबारा खोलेंगे, रीओपन करेंगे। रीओपन करना है और कैप्चर करना है बेसिकली, क्योंकि रीओपन ईरान तो अपनी मर्जी से करने से रहा। तो फिर ट्रम्प अगर जबरदस्ती रीओपन करा रहे हैं तो इसका मतलब वो उस पर कब्जा भी जमा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? अगर ये आइलैंड्स के ऊपर वो अपना दबदबा जारी रखेंगे और उसको ऑक्युपाई कर लेंगे तो ये पॉसिबल है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? यानी इन छोटे छोटे आइलैंड को ट्रम्प को जीतना होगा, उसके बाद जाके वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और वो जो एक्चुअली जो तटीय देश है उसमें सी शोर बोलते हैं, तो उसमें देखिए आपका बुशहर भी है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। इसके बाद में आपका बंदर अब्बास भी है, चबार भी है, ये बस स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है ईरान ये जो ईरान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं। आप देखिए, ये जो है एरिया ईरान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है। ये जो इधर ईरान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जैसे हमारे एसईजेड है, तो ये ऐसे ईईजेड है ईरान का। ठीक है। तो उसमें क्या है ना, अभी आप सोचिए, अभी जो वर्ल्ड हमारा जो आगे जा रहा है, इनका ऑब्जेक्टिव है कि इसको कंट्रोल करना है। सपोज अमेरिका कंट्रोल कर लेता है, आप सोचते ईरान छोड़ देगा? क्योंकि ईरान का जो असिमेट्रिक वारफेयर है वो तुरंत क्या करेंगे, यूएई पे हमला कर देंगे। कहाँ करेंगे? जेबेलोनी पोर्ट पे कर देंगे। जेबेलोनी पोर्ट जो है ग्लोबल शिपमेंट पोर्ट है। इसके बाद कहाँ करेंगे? अलदाफरा के ऊपर अटैक कर देंगे, अमेरिकन बेस है। फिर क्या करेंगे? दुबई के ऊपर अटैक कर लेंगे। फिर इसके बाद बहरीन के ऊपर करेंगे, क्योंकि बहरीन में 65% शिया है आपका। एक इंटरेस्टिंग है वहाँ की कॉजवे बोलते हैं, किंग फहद कॉजवे, सऊदी अरब और बहरीन को लिंक करता है। अगर वो रास्ता सपोज बाई चांस वो कट जाता है और डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो ईरान के लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो जाएगा बहरीन को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो ईरान का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये जितने भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रसलाफान हो गया, रसल तनूरा हो गया, सारे तुरंत अटैक करेंगे। इसके बाद जो आप डिसैलिनेशन प्लांट्स है, 70 to 80% ऑफ द जो पॉपुलेशन यहाँ है वो डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड सर। उसके बाद हम एक और चर्चा करेंगे। तो अभी हमने अपने दर्शकों को समझा दिया रक्षा कवच के बारे में, ये 7 आइलैंड मिलकर कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रक्षा कवच का काम करते हैं और किस तरह से इन आइलैंड की अपनी अपनी महत्ता है। मिसाइल सिटी से लेकर स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स, स्पीड बोट्स, हथियार, सर्विलांस, इंटेलिजेंस, सब कुछ है, और कैसे ये यूएई पर भी नजर रखने का काम करते हैं। तो दबाव बनाने का प्रेशर पॉइंट वहां भी होता है। तो अमेरिका को एक एक करके इन सब पर कब्जा करना होगा। ऐसा नहीं कि सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंच जाएगा अमेरिका। नहीं। यानी चक्रव्यूह कहते हैं ना, चक्रव्यूह का एक चक्रव्यूह, एक घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा तोड़ना होगा। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 आइलैंड पे कब्जा करना होगा, तब जाके आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ेंगे, फिर वहां कब्जा करना होगा। तो अमेरिका के लिए ये लड़ाई जो है आसान नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये 7 आइलैंड का रक्षा कवच बचाता रहेगा।
तो प्रोफेसर पटनायक ने हमें बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की लड़ाई अमेरिका के लिए क्यों आसान नहीं होगी, ये 7 द्वीप कैसे उसके लिए रक्षा कवच का काम करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की, वो हिस्सा है सप्लाई चेन। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सप्लाई चेन किस तरह से जुड़ती है, और साथ ही साथ प्रोफेसर पटनायक हमें बता रहे थे कि इंटरनेट, जी हाँ, आपकी हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत आज की डेट में खाने पानी और हवा के बाद इंटरनेट बन चुकी है, तो वो भी कैसे इसी रीजन से गवर्न होता है। सर हमें समझाइए, सप्लाई चेन बताइए पहले तो। देखिए, सप्लाई चेन मतलब आपका प्रोडक्शन से लेके सप्लाई एंड एक्सपोर्ट तक होता है। आप देखिए, हमारा जो पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन किसके ऊपर, गल्फ के ऊपर डिपेंड करते हैं। भारत का आज का दिन में अराउंड 60% गैस जो है, एलपीजी पर्टिकुलरली एलएनजी जो वहीं से इंपोर्ट होता है। इसके बाद 55% ऑयल भी वहीं से इंपोर्ट होता है। इसके बाद देखिए आपका साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, इनका 70 to 80% जो ऑयल एंड गैस वहीं से आयात होता है। ठीक है, इसके बाद चाइना की भी 50% आयात होता है। देखिए, अगर ये पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन टूटता है, इसका क्या इफेक्ट होगा दूसरे सेक्टर्स को। ये आपको मालूम होगा कि यूरिया और जो फर्टिलाइजर्स 35% वहीं से आयात होता है। अगर ये सप्लाई चेन भी टूटता है, आपका कृषि के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन। आप जानते हैं कि गल्फ का जो कंट्रीज़ है, जीसीसी स्टेट्स है, ये सारे जो है डिपेंड करते हैं चाइना और इंडिया के ऊपर, पर्टिकुलरली राइस एंड पल्सेस एंड अदर कमोडिटीज एंड मटेरियल्स के लिए। लेकिन अभी क्या है, सप्लाई चेन अगर आपका पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर टूटता है तो एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन भी डिस्ट्रप्शन होगा। अगर एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है तो आपका रोजी रोटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और सेकेंड देखिए, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, वो बहुत ही बड़ा लाइफ लाइन है। कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होता है जो कि फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में यूज होता है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। इसके बाद और देखिए आपका जो कॉटन सप्लाई चेन, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो सारे आप देखेंगे ये इंटर रिलेटेड सप्लाई चेन से, ऐसा नहीं कि एक सप्लाई चेन होने में दूसरा सप्लाई चेन कंटिन्यू करेगा, ये इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंसी बोलते हैं। अब देखिए यूरोप का भी बात देखिए, यूरोप का 15% गैस जो वही मिडिल ईस्ट से आयात होता है, उसका भी सप्लाई चेन के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो आप और टोटली देखेंगे तो ग्लोबल सप्लाई चेन इज एट रिस्क। ठीक है, ये अभी एट रिस्क प्रेजेंट। और सर सिर्फ आम आदमी जब सोचता है कि पेट्रोल और गैस, सिर्फ पेट्रोल और गैस ही नहीं आ रही है ना, क्योंकि उसके बाय प्रोडक्ट्स जो हैं और भी इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं। हाँ। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। देखिए, आपका ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा है। आप दिल्ली जाते हैं किसमें, गाड़ी में जाते हैं, ट्रक, बस में हो गया, टैक्सी में हो गया, क्योंकि अगर तेल का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस हाइक होगा। वो हाइक होने में इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होने में वो आपका रोजी रोटी के ऊपर, आपका पर्सनल पॉकेट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। इसके बाद में टूरिज्म देखिए, टूरिज्म एक ग्लोबल इंडस्ट्री है। आजकल टूरिस्ट का कम हो रहा है क्योंकि आपका पूरा रेट अगर बढ़ रहा है, होटल इंडस्ट्री का देखिए, रेस्तोरां देखिए, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो है सप्लाई चेन को आप सिर्फ लिमिटेड नहीं कर सकते एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर्स, बट ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इफेक्ट होगी। हाँ, जबरदस्त, क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल, मैं जैसे बता रहा था, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यूज होता है। इतना भी नहीं, और उसका दूसरा भी कैसे इफेक्ट पड़ेगा, आपका रूट बंद पड़ा है। आप देखिए, रूट बंद पड़ा है, जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है यहाँ का, इंडिया का हो गया, वो कहाँ सप्लाई करते थे, आपका गल्फ कंट्रीज, वो बंद पड़ा है। अगर अभी वहाँ हूती ने एक्टिव हो गया, कहाँ, उस तरफ जो है रेड सी, मेडिटेरेनियन सी में, तो हमारा एंटायर सप्लाई चेन है आपका, एक है हॉर्मुज स्ट्रेट और एक है रेड सी, मेडिटेरेनियन सी। अगर वो भी अफेक्ट होता है तो आपका सामान जो है, आपका जो कमोडिटीज़ है, वो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये 2 वे प्रोसेस है। वो लोग भी सफ़र करेंगे, हम लोग भी सफ़र करेंगे। सर एक और चीज़ आप बता रहे थे कि चलिए सप्लाई चेन कैसे बाधित होगी, कई इंडस्ट्रीज जो हैं, क्योंकि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी गाड़ी और एनर्जी रिसोर्स जो हैं सिर्फ उन्हीं तक सीमित हैं, बल्कि आपके जो उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के तौर पर, अब हम बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कई पेट्रोकेमिकल यूज होते हैं, और भी कोई इंडस्ट्री जो इससे कनेक्टेड है। और देखिए आपका हीलियम वगैरह होता है, उसका डिफेंस वगैरह होता है, डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस वगैरह। आप देखिए सीमेंट इंडस्ट्रीज भी आपका देखिए वहाँ सीमेंट, और वहाँ आप देखिए काफ़ी डैमेज हुआ है, आपका स्टील प्लांट्स वगैरह भी, ईरान वगैरह भी, वो भी क्राइसिस, एल्युमिनियम स्टील प्लांट्स भी है। तो कई मतलब इसका एरिया काफ़ी वाइड स्प्रेड है।
तो डोमिनो इफेक्ट जो आप कह डोमिनो रहे इफेक्ट, थे हाँ, कि डोमिनो एक से इफेक्ट, दूसरा, एक से दूसरे दूसरे, से तीसरे, तीसरा, हाँ, तो ऐसे वो करके इफेक्ट कंटिन्यू होगा, करते हैं। चेन बन जाएगी और ये हाँ। चेन जो है कि सर आर्थिक संकट भी ला सकती है, आर्थिक संकट ला रिसेशन ला सकती है, रिसेशन ला मंदी आ सकती है। मंदी आ सकती है, क्योंकि देखिए आप 1929-30 का अगर ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन को याद करेंगे, क्योंकि ये आज का दिन में जो देखिए आपका इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसके बाद में आपका जो रेट्स जो बढ़ रहा है वो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। आप देखिए इंडस्ट्री, आप देखिए शेयर मार्केट, देखिए गिरावट हुआ है। आप टोटल ग्लोबल शेयर मार्केट देखिए, नास्डैक हो गया आपका, हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, सारे गिरावट में चल रहा है। तो अगर गिरावट में चल रहा है तो उसमें क्या है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में मतलब गिरावट हो सकता है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस भी देखिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जब नहीं चाहते कि बड़े बड़े शिपिंग को प्रोटेक्शन देंगे, ह्यूज भरपाई करना पड़ेगा, वहाँ भी गिरावट हो सकता है। तो सिर्फ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर नहीं, वो सर्विस सेक्टर में भी इम्पैक्ट कर रहा है। सर्विस सेक्टर मतलब बैंकिंग, इसके बाद इंश्योरेंस, इसके बाद टूरिज्म, वो सारे सेक्टर्स अफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो सर अब एक चीज़ और आप हमें समझा रहे थे जब हमारी बातचीत हो रही थी कि इंटरनेट, हाँ, वो भी खतरे में है। वो कैसे खतरे में है? इंटरनेट क्या होता है ना, सबमरीन केबल्स होता है हमारा, यानी समंदर के नीचे केबल्स होते हैं। समुद्र के अंदर में हमारा केबल का तार है। यानी ये जंग आपके इंटरनेट पर भी असर डाल सकती है। कैसे वो सर समझाएंगे? देखिए हमारा जो एशिया और यूरोप कनेक्टिविटी होता है, इसके बाद में उसमें कई डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जैसे कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, वेस्ट यूरोप केबल कनेक्टिविटी होता है। आप देखिए सिंगापुर से लेके सिंगापुर, हांगकांग, चेन्नई, मुंबई, फुजाइरा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, वो सारा कनेक्टेड है केबल तार। केबल हाँ, समुद्र में केबल तार जा रहे हैं, तार जा रहा है, वो लंदन तक जाता है, लेकिन वो फुजाइरा इसका जंक्शन है। अच्छा। मुंबई पॉइंट्स हो गया, चेन्नई पॉइंट्स हो गया, सिंगापुर एक जंक्शन है। तो जंक्शन में क्या होता है ना, वहाँ आप देखिए जो गूगल का हो गया, अमेजन का हो गया, वहाँ क्लाउड्स होता है। वहाँ जो भी आपका अपलोड और डाउनलोड होता है, वहाँ स्टोर हाउस है, क्योंकि स्टोर हाउस दुबई में। हाँ, दुबई में है। आप ठीक है, आम आदमी को समझाऊं कि जो तारों का सर एक बार देखिए कैमरा की तरफ। हाँ, तारों का जो जमावड़ा है, हाँ। वो कहाँ पर है? वो है यूएई में। हाँ, यूएई में। जगह का नाम है फुजाइरा। हाँ। तो यूएई में आपकी तार जाके जुड़ती है, यानी कि जो समंदर के नीचे से केबल जा रही है एक दूसरे मुल्कों को कनेक्ट करते हैं। जंक्शन है, ये सब पॉइंट्स है, स्टेशन है। ठीक है, वहाँ की सारी तारें जुड़ रही हैं, वहाँ पे उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब जो डेटा है और जो आपका क्लाउड है, यानी कि स्टोरेज जो है वो कहाँ हो रही है? वो दुबई में। दुबई में रीजनल हेडक्वार्टर पूरे एशिया के लिए। ठीक है, और सिंगापुर में। हाँ, सिंगापुर भी है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, क्योंकि आपका साउथ ईस्ट एशिया, फिर साउथ एशिया, फिर मिडिल ईस्ट, देन यूरोप को जोड़ता है। और हर कंट्री में उसके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो मतलब इंडिया में मेन पॉइंट है मुंबई आपका है। हाँ। पूरा वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, फिर चेन्नई है साउथ इंडिया, फिर चेन्नई समंदर की कनेक्टिविटी, समुद्र का कनेक्टिविटी। ये जो पॉइंट बनेंगे, इंटरनेट जो आ रहा है आपका समुद्र के रास्ते आ रहा है। ठीक है। और इसका दूसरा भी है, दूसरा रेड सी जो मेडिटेरियन सी दे के जा रहा है, सुएज कैनाल, मेडिटेरियन सी, रेड सी जो है, ठीक है, वो एक्चुअली यूरोप तक जाता है। तो उसमें क्या है ना, वो हुती बैठे अंसर अल्लाह बोलते हैं उनका जो ग्रुप को, तो वो जो ईरानियन रेजिम का एक है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, वहाँ ऑलरेडी ये पहले भी अटैक कर चुके। इंटरनेट केबल्स का डिस्टर्बेंस था जब गाजा वार चल रहा था, वो लोग अभी अटैक किए हैं। आप देखे होंगे मिसाइल भी छोड़े हैं इजराइल की तरफ। अगर वो एक्टिव होते हैं, इनकेस कुछ डैमेज होता है, तो आपका जो ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, वो अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज भी वहाँ रिलेटेड है। जिबूटी हो गया। कल को भाई ईरान पे, जिसे कहते हैं ना कि ईरान के अस्तित्व का सवाल उठ खड़ा हुआ है, तो फिर तो वो सबको नुकसान पहुंचाएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है कि मैं तो मर ही रहा हूँ, जितना डैमेज कर सकता हूँ करूँ, एनर्जी भी तबाह कर दूं, तेल भी खत्म कर दूं, गैस भी हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको लेके डूबेंगे, तो इंटरनेट भी खत्म कर दूं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी ईरान के पास है हमला करने की, हुती के पास भी वो पॉसिबिलिटी है। सर आप आए और आपने इस जंग का, जो जिसे कहते हैं ना, जंग के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, उसमें से जो मेजर साइड इफेक्ट्स जो थे वो समझाए, जिसमें इंटरनेट भी है, आपकी सप्लाई चेन भी है, और सबसे बड़ी बात ये भी समझाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जीतना, उस पर अमेरिका का कब्जा करना क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों बहुत लंबी लड़ाई और टेढ़ी खीर है, कैसे 7 छोटे छोटे द्वीप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रक्षा करते हैं, आज ये भी हमने समझाया। प्रोफेसर पटनायक, आपका बहुत थैंक यू।